और अब सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, संसद भवन पहुंच गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हाथ में वो टैब जिसमें वो फाइल जिसमें वो डिजिटल बजट रखा हुआ है, जिससे पढ़कर वो भारत को बताएंगी कि आगे आने वाले साल में इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अपने वित्त राज्य मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोटो ऑप देती हुई तस्वीरें आप संसद भवन के ठीक बाहर गेट से देख रहे थे। ये तस्वीरें मतलब संसद भवन पहुंच गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और अब इसके बाद तमाम प्रक्रियाएं बीच में कैबिनेट के साथ इस बजट को लेकर बात होगी और उसके बाद 11 बजे का वक्त होगा जब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को सबके सामने रखेंगी, बजट को पेश करेंगी। कैबिनेट की बैठक में बजट पर मुहर लगेगी। इससे पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर संसद भवन पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वित्त राज्य मंत्रियों के साथ इस वक्त वो बजट की वो फाइल दिखा रही हैं, वो हाथ में लिया हुआ वो साइन दिखा रही हैं जिसमें बजट का वो टैब रखा हुआ है जिसमें बजट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और बजट इस वक्त मौजूद है। जल्द ही ठीक 1 घंटे का करीब वक्त बचा हुआ है। कंचन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस वक्त हैं। सीधे रुख कर लेते हैं कंचन का। बिल्कुल राजीव, देखिए आप तस्वीर तो बहुत ही बेहतर हम लगातार दिखाते जा रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। सवाल इन तस्वीरों को देखकर यही खड़ा होता है मेरे, आपके और देश के उन तमाम टैक्स पेयर्स के मन में, क्या आज टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा? क्या ईएमआई को लेकर कोई चेंजेस होंगे? क्योंकि आपने देखा होगा राजीव, ईएमआई को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। एक तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री अपने डिजिटल बजट के साथ इस वक्त पहुंची है संसद भवन में। 11 बजे का वक्त है, देश भर की निगाहें टिकी हुई है। 10:03 इस वक्त हो रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूं। 11 बजे देश का हर नागरिक इंतजार कर रहा है क्योंकि ये 2024 से पहले मोदी सरकार का एक तरह से पूर्ण बजट माना जा रहा है। हमारे साथ बैंकिंग के एक्सपर्ट एसबीआई से अश्विनी जी मौजूद है जिनसे मैं राजीव अपने दर्शकों के कई सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछना चाहूंगी। अश्विनी जी, ईएमआई को लेकर कई सारे सवाल हमने देखा पिछले कई समय में सामने आए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अब जब इस बार जब बजट पेश किया जाएगा तो ईएमआई में सरकार को थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल देना चाहिए। हमने भी सरकार से जो है प्री बजट जो है उनसे जो रिक्वेस्ट भेजा है उसका 2 है कि जो ईएमआई में रेपो रेट बढ़ने से लोगों के ऊपर जो बोझ बढ़ा है, लोगों पर तो बढ़ा है, बैंक के लिए भी मुश्किल है कि कोई बहुत छोटे अमाउंट के कारण बैंकों के जो बहुत सारे अकाउंट एनपीए हो गए और जो कस्टमर है उनको उनकी सिबिल खराब हुई है। तो इसलिए ईएमआई में रिलैक्सेशन देके उनको रिस्ट्रक्चरिंग करके ताकि वो जो है लोन बैड ना हो और लोगों की सिबिल भी खराब ना हो। दूसरा एक और हमने सुझाव दिया है सरकार को कि भाई डिपॉजिट का जो अभी जो गारंटी है 5 लाख की है। हमने कहा है कि भाई आप 5 लाख से ऊपर वालों के लिए एक थोड़े प्रीमियम पर एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करो कि वो अपना प्रीमियम पे करके अपना जो इंश्योर, क्योंकि देखिए ये कई ऐसे फैक्टर्स है राजीव जिसको लेकर ठीक है ये कई फैक्टर है जो बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी कवरेज लगातार इस वक्त बनी हुई है कंचन। और हमारे साथ इस वक्त राशिद भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त अंजलि भी मौजूद है। राशिद, ओवर टू यू। 55 मिनट बाकी हैं। 55 मिनट के बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू होने वाला है। उससे पहले आपने ये दिखाया, एक जमाने में ब्रीफकेस वाला बजट आता था, फिर वही खाता वाला बजट, और अब ये टैब वाला बजट पिछले 2 साल से आना शुरू हुआ है। अंजलि, बिल्कुल, और इसी तस्वीर का राशिद मुझे लगता है इंतजार लोग कर रहे थे। डिजिटल पिटारा जब खुलेगा तो आखिर क्या निकलेगा उस डिजिटल पिटारे में से? रावल जी, अगर मैं बात करूं, कल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, इकोनॉमिक सर्वे में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई गई है। जीडीपी बताया कि बढ़ी है, बाकी देशों का जिक्र किया कि बाकी सब में हम बहुत बेहतर स्थिति में है। अब ऐसे में जो पिक्चर कल इकोनॉमिक सर्वे में दिखी है, क्या वो लोगों के हॉल से निकलकर, पिक्चर हॉल से बाहर निकलकर लोगों की जेब तक कुछ असर डालेगी? देखिए, ऐसा है, 2 चीजें अलग अलग हैं। कंट्री किसी और जगह पे लड़ाई लड़ रही है, अपनी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर इंटरनेशनली जो है स्ट्रेंथ आ रही है। उसके साथ साथ दूसरी एक तस्वीर है जो आप यहां देख रहे हैं कि सब्जी का भाव महंगा है। ये सब देखिए, ये डोमेस्टिक इशू है हमारे कि कहां है। जैसे चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि किसान को दाम चाहिए, रेट बढ़ता है, कंज्यूमर को सस्ता चाहिए, इन दोनों के बीच का गैप कैसे कवर हो। इकोनॉमिक सर्वे की कल हम बात करें तो चाइना इस वक्त 40 वर्षों के सबसे कमजोर स्थिति में है, यूरोप पहले से ट्रबल में है, अमेरिका परेशान है, कनाडा परेशान है। उस सबको देखते तो उस सबको जब कंपेयर करते तो ऐसा लगता है कि हम एक बहुत अच्छी स्थिति में
उसको देखते हुए लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे की जो बात कर रहे हैं, जो सबसे पहली लाइन थी, बहुत बड़ी रिकवरी इज बात, बहुत कंप्लीट। बड़ी बात बोली आपने रावल जी। आप क्या कहेंगे सीपी शर्मा जी? विपक्ष तो इस पर सवाल उठा रहे, विपक्ष कह रहा है कि आप पहले का देखिए, जब हमारी यूपीए का जब शासन हुआ करता था, और तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जैसा रावल जी कह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनकी भी जीडीपी पूरी तरह से डामाडोल है अभी। देखिए, पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है। हम लोग यूरोप जाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, पूरा यूरोप इस वक्त रिसेशन के कगार पे खड़ा है। लेकिन हिंदुस्तान में इसलिए रिसेशन नहीं आ सकती क्योंकि 140 करोड़ जनता ये हमारी कंज्यूमर है। हमारी अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंज्यूमर के हाथ में अच्छे सस्ते प्रोडक्ट आएंगे। आपने सब्जियों की बात करी, अगर किसान की पैदावार बढ़ेगी तो सब्जियां सस्ती होंगी। सरकार उस तरफ, दोनों तरफ एक्शन ले रही है। सरकार कंज्यूमर के लिए भी एक्शन ले रही है और सरकार किसान के लिए भी एक्शन ले रही है। मेरे को लगता है कि इस बार का जो नारा होगा, जैसे आपने बताया, इस बार सरकार का बजट का नारा होगा अधिक उद्योग, अधिक रोजगार। लेकिन लेकिन सर शर्मा जी, आपसे ही मेरा सवाल है। आपने ये कहा कि भाई हर बार ये कहा जाता है, देखिए कृषि आधारित देश हमारा, हमारी एग्री इकोनॉमी, हमारा एग्री बजट कहा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये वादा किया गया था ना कि 2022 तक आमदनी किसान की दोगुनी कर देंगे, वो तो हुई नहीं। आमदनी दोगुनी करने वाला बजट होगा क्या? भाई किसान ये कहता है हम कभी एमएसपी की मार झेलते हैं, हम कभी ओले की मार झेलते हैं, हम कभी सूखे की मार झेलते हैं, लेकिन हमारी आमदनी दोगुनी होती नहीं। आमदनी दोगुनी करने के नाम पर आप खेल जाते हैं बस। देखिए, सरकार जो कर सकती है, सरकार देखिए किसानों के लिए लोन सस्ता कर सकती है। किसान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी खत्म कर सकती है। सरकार घर घर में किसान के पैसा नहीं पहुंचा सकती। सरकार बिजली एक चीज मुझे याद आ गई अंशुमन जी, जब किसानों की बात हो रही है, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं और आप एग्री बिजनेस के भी और एग्रीकल्चर के भी आप एक्सपर्ट हैं। एक बात मुझे ये बताइएगा, एक किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई, साल भर में यह कहा कि भाई 6,000 रुपए सीधे तौर पर किसान को दिए जाएंगे। उसे लेकर के बड़ा विरोध भी हुआ और ये कहा जाने लगा कि भाई 6,000 रुपए क्या काफी होते हैं आज के जमाने में? क्या वो 6,000 रुपए किसान निधि के आगे बढ़ेंगे? इसका स्लैब ऊपर जाएगा, आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं किसानों के लिए, वो सभी कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से ही जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। आपको ये पता होगा कि पीछे अभी क्या हुआ है, अमित शाह जी ने कहा, लेकिन किसान अभी भी सेठ जी से निजात नहीं पा पाया। किसान आत्महत्या करता है ना, तो सेठ जी वाले उधारी की वजह से, उधार भी नहीं, उधारी, लोन नहीं, उधारी। मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की रेट में किसान को किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं। पहले जमाने में आज की रेट में जो पुराने लोन्स थे किसानों के, लाखों करोड़ रुपए की कर्ज माफी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू उनको ये बेनिफिट दिया गया है। अल्टीमेटली अगर आप बात करें किसानों की, अगर आप बात करते हैं, वो सब लोग, वो कहाँ जाएगा? एक किसान जाएगा अपने गांव के अंदर, एक प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है या कोऑपरेटिव बैंक होता है, वहां जाएगा। प्राइवेट बैंक्स तो देंगे नहीं उसको। तो उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो अगर आज की रेट में, एक मिनट मैं क्विक स्विच ओवर में ब्रीफ करता हूं, अगर इतनी योजनाएं हैं ही अवनीत, तो भाई आप कहते हैं आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दी, आप कहते हैं आपने उज्ज्वला दे दिया, आप कहते हैं कि आपने गांव का विकास किया, आप कहते हैं कि आपने किसान सम्मान निधि दे दी, आप कहते हैं कि यूपीए वाले मनरेगा का हमने कैनवास बड़ा कर दिया। हालांकि अब शहरी मनरेगा की भी बात हो रही है, ये कहा जा रहा है शहरी मनरेगा भी हो सकता है। आप ये कहते हैं किसानों को हम लोन देते हैं, आप कहते हैं किसानों को कोऑपरेटिव के साथ हम सीधे जोड़ देते हैं। राशिद, मैं आपको रोकना चाहूंगा। राशिद, बहुत जरूरी इस वक्त खबर, क्योंकि संसद भवन पहुंच गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस वक्त बैठक शुरू हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद पहुंच गए हैं, कैबिनेट की मंजूरी ली जानी है इस बजट के ऊपर, तो बैठक शुरू हो गई है इस वक्त। राशिद, संसद भवन में वो बैठक शुरू हो गई है। वो बैठक बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही मंजूरी लेने के बाद 11 बजे का वो वक्त होगा जब संसद भवन में पेश करेंगी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राशिद, ये कैबिनेट मीट है, कैबिनेट मीट में ही औपचारिक तौर से मुहर लगती है। अवनीत, जहां से मैंने छोड़ा था कि अगर इतना कुछ मिल रहा है फिर भी किसान क्यों भूखा है, किसान क्यों खेती छोड़ रहा है, खेती का रकबा क्यों घटता चला जा रहा है और आत्महत्याएं अभी भी बंद नहीं हुई हैं? देखिए, इसका सबसे प्रमुख कारण है, आपको समझना पड़ेगा कि जो किसान को लोन है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज की डेट में एमएसएमई किसान जो फेस कर रहा है, एक तो इंटरेस्ट रेट और दूसरा है लोन। अभी भी जैसे आप कह रहे हैं प्राइवेट लेंडर्स बहुत सारे हैं और ये प्राइवेट लेंडर्स जब तक कम नहीं होंगे और किसान डायरेक्टली योजनाओं से नहीं जुड़ेगा तब तक वो पूरा लाभ नहीं ले पाएगा। दूसरा, पिछले कई सालों में जो सरकार ने करने की कोशिश करी
किसानों के लिए फार्मर्स बिल लेके आए, वो नहीं ठीक चला। और भी 2-3 योजनाएं जो बड़ी प्रमुख थी वो नहीं आई। देखिए, अगर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो ऑप्शनल फूड क्रॉप का आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा सरकार को। ठीक है, हमने राशिद जी बात की महिलाओं की, हमने बात कर ली किसानों की, मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर पर भी हमें चल लेना चाहिए अब, क्योंकि पहले जो चैलेंजेस एक के बाद एक सरकार के सामने आए हैं। देखिए, पहले नोटबंदी की गई, तब जनता ने मार झेली, जीडीपी इसके बाद आया और फिर कोरोना आ गया, और कोरोना के टाइम पर हमने देखा है कि कैसे हेल्थ सेक्टर की स्थिति नजर आई है। सेकेंड वेव में सर आपने देखा शर्मा जी कितनी ज्यादा स्थितियां खराब हो गई थी, तो क्या अब हेल्थ सेक्टर पर भी उतने ही सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है? जी बिल्कुल, सरकार ऑलरेडी इस विषय पे ध्यान दे रही है। जो हमारा मेडिकल बिल है, सरकार ने पहले भी लाने की कोशिश करी थी, और हमारे ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स हमें देखने में आता है खुल रहे हैं जिलों में, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एम्स हर जिले में खुल रहा है आजकल, और कोविड के लिए भी जो जिस तरीके से हमारी सरकार शर्मा जी, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब हम अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, अव्वल तो ये कि उतनी बेहतर सुविधाएं बेहतर हुई हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के मुकाबले आज भी बहुत दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही जाएं, किस तरह से भीड़ लगी होती है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही हैं। ये सारा सिंप्लीफिकेशन आखिरकार कैसे होगा? और अगर आप चले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ना, आज की तारीख में एक फिजिशियन भी अपनी कंसल्टेंसी 700-800 रुपए लेता है। मेरे लिए इलाज इतना महंगा है। ये कड़वा सत्य है, हमारे पास हॉस्पिटल कम है, लोग ज्यादा हैं। ठीक है, हॉस्पिटल कम है, तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें जिसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। इस वक्त कई स्टूडियो से इस वक्त लगातार लाइव हैं, हम मेन स्टूडियो से भी लाइव हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कंचन भी जुड़ी हुई है, ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से कंचन जुड़ी हुई है, राशिद और अंजलि हमारे साथ जुड़े हुए हैं आउटडोर स्टूडियो से, और महेंद्र माई इस वक्त नोएडा से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेंद्र माई, आपका रुख कर लेते हैं। बड़ी उम्मीदें हैं नोएडा के लोगों को भी कि वित्त मंत्री के पिटारे से बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो राहत देगा। महेंद्र, और एक्सप्रेसवे में तो लाजवाब काम हुआ है। बिल्कुल, देखिए, जो वित्त मंत्री 40 मिनट बाद अपना बजट पेश करने वाली बात, सबसे हैरानी और बड़ी बात ये होगी कि जो तमाम जो लाख युवाएं हैं, जो किसान हैं, जो छोटे घराने के व्यापारी हैं, उनके मन में एक शंका है कि क्या कोरोना के बाद उनको एक गिफ्ट, एक तोहफा मिल सकेगा। देखिए, तमाम हमारे साथ पैनलिस्ट, तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। किसान घराने से बात करें तो हमारे साथ किसान मौजूद हैं, कॉर्पोरेट घराने से यहाँ मौजूद है, सीए घराने से मौजूद है, और जो तमाम जो लाख युवा है वो यहाँ मौजूद है। तो हम सबकी बात जानना चाहेंगे, सबकी बात दुनिया को बताइए आखिर किस तरीके से इनके मन में बजट को लेकर तमाम चीजें शंका है, जो अब मात्र 40 मिनट बाद। और साथ ही साथ हमारी जो सीनियर एंकर पूजा सिंह वो भी हमारे साथ मौजूद है। मगर सबसे पहले हम किसानों के पास जाएंगे। देखिए, हर बार किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। वो कहते हैं कि जो चीजें आती है वो बस कागजों में सिमटी रह जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये बताइए, अब से 40 मिनट बाद बजट आएगा, किसानों को लेकर क्या लगता है? किसानों को लेकर एक चीज को हमें फोकस करना है कि कई बार वादे हुए, कमिटमेंट हुए, लेकिन अब तक पूरे नहीं हो पाए। 2017 में मोदी जी ने बोला था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब मात्र क्या मिल रहा है? 500 रुपए मंथली मिल रहा है, और 6000 पूरा एनुअल उसका वार्षिक है। अब डिपेंड करेगा कि किन किन चीजों पर ये फोकस करेंगे, और जो किसानों को कितनी सब्सिडी देंगे, किसानों की जो भी एमएसपी पर जो कानून जो तय होता है, न्यूनतम मूल्य तय होता है, उस पर कितना फोकस करेंगे, डिपेंड करेगा कि आने वाला भविष्य, आने वाला ये साल किसानों के लिए कितना हमदर्द और कितनी हेल्प और कितना सहायता देगा, डिपेंड करेगा इस बजट पर। बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता है केपी ठेनुआ। इन्होंने जब कृषि कानून चला तो उस टाइम ये आंदोलन, मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। महेंद्र, आपके पास लौटता हूं, पूजा आपके पास लौटता हूं। संसद भवन प्रधानमंत्री के पहुंचने की ये तस्वीरें सामने आ रही थी। प्रधानमंत्री कैबिनेट मीट का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे संसद भवन, जहां पर इस बजट के ऊपर मंजूरी दी जाएगी कैबिनेट की तरफ से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी तस्वीरें इस वक्त, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी पहुंच गए हैं, तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद पहुंच गए हैं। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। महेंद्र, पूछिए, बात अपनी जारी रखिए। C2+50 का जो स्वामीनाथन ने फॉर्मूला दिया था, अब ये सम्मान निधि दे रहे, क्या हो जाएगा इससे 6000 रुपए में? आप जो टॉफी देने का काम सरकार किसान के साथ न करे, उनको उनके फसल का दाम C2+50 जो स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में रिपोर्ट, कांग्रेस से नाराज हुआ किसान, आपने 2014 के घोषणा पत्र में डाल दिया स्वामीनाथन आयोग। फिर आपने अपने एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इससे मार्केट में विकृति आ जाएगी।
जब लोग भूखे मरेंगे तो मार्केट की विकृति छोड़ो, पूरे देश में विकृति आ जाएगी। इसीलिए मेरी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधी सी मांग है, आप किसानों का आयोग बनाओ, उसमें किसान को ही अध्यक्ष और सदस्य कहो। ये फालतू की पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें जो किसानों के साथ हो रही हैं, एक बार बता दो, सबसे गंभीर मुद्दा है आवारा गौवंश का। ठीक है, आप किसान हाईवेज अपनी बना रहे हो, बात हर उठा रहे जगह हैं कि सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, सरकार को किस तरीके से यहाँ पर कदम उठाने चाहिए। राशिद, आप सुन रहे होंगे लगातार सबके कमेंट, सबकी बातें। राशिद, किसानों की बातें तो हमने सुनी है, आम आदमी की बात भी हम कर रहे हैं। वापस से मैं इनकम टैक्स को लेकर के बात जरूर करना चाहूंगा और इसके लिए विनोद रावल जी, आपसे बेहतर और कोई शख्सियत नहीं हो सकती है। जब इनकम टैक्सेस की बात होती है ना, तो आम आदमी ये कहता है कि भाई 8 करोड़ लोग 140 करोड़ के हिंदुस्तान में टैक्स भरते हैं, क्या हमने कोई गुनाह कर दिया है, क्या हमसे टैक्स लेते हो बाकियों से नहीं लेते हो। एक और रिसर्च आई है जिसमें यह पता चला है कि भाई देश में 1% आबादी के पास में देश की 40%, 1% आबादी के पास 40% संपत्ति है, असेट है। ये इम्बैलेंस किस तरीके से ठीक किया जाए और क्या इनकम टैक्स में अब राहत मिलने का वक्त नहीं आ गया? 8 साल हो गए हैं, इनकम टैक्स में रिबेट के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है, हर साल मुझे इंतजार होता है। मैं आपकी आखिरी वाली बात से पहले सहमत हूं कि इनकम टैक्स स्लैब में रियायत मिलना ही चाहिए और ये लॉन्ग ओवरड्यू है। ये पैसे वाली या फिर परसेंटेज वाली स्लैब में? दोनों में आना चाहिए, दोनों। बेसिक स्लैब भी कम होना चाहिए, उसके साथ साथ परसेंटेज भी कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम 30% से ऊपर जा चुके हैं। कंपनी के ऊपर ऑलरेडी हम टैक्स घटा चुके। पिछले कुछ साल की वजह से कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन मेरा घट गया है, उसके साथ साथ जबकि मेरा इंडिविजुअल टैक्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। तो ये नंबरों की बात है, हम नंबरों में जाना अंशुमन, क्या होता है ना, अंशुमन, क्या होता है कि आज की तारीख में एक आम आदमी ये कहता है कि भाई हम सुबह सो करके उठते हैं और रात में सोने तक हम सिर्फ टैक्स भर रहे होते हैं। हम टूथपेस्ट में टैक्स देते हैं, हम नहाने वाले साबुन में टैक्स देते हैं, हम शैम्पू में टैक्स देते हैं, चलते हैं तो गाड़ी में देते हैं, पेट्रोल डीजल में देते हैं, अपनी कार खरीदते हैं तो देते हैं, खाना खाते हैं तो दे देते हैं। इतने टैक्सेस से कुछ निजात देने वाला ये बजट होगा या नहीं? मुझे लगता है इससे इस बजट के अंदर तो काफी फर्क पड़ना चाहिए एंड आई थिंक आम लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है कम होना चाहिए, हर चीज में दरें कम होनी चाहिए। जैसे कुछ बेनिफिट्स मिले हुए हैं डायमंड इंडस्ट्री के लिए, 0.25% जीएसटी है, वो बेनिफिट्स आई थिंक बाकी सेक्टर्स में भी देने चाहिए, गवर्नमेंट को जरूर देने चाहिए। अब जब सेक्टर की बात आती है तो फिर रियल एस्टेट होता है, रियल एस्टेट की बात होती है तो आम आदमी के फ्लैट की, आम आदमी के बचत वाले घर की बात होती है। क्या बचत वाला घर आगे आने वाले वक्त में हमारे लिए सस्ता होगा या नहीं? हाउसिंग लोन सस्ते होंगे या फिर नहीं? देखिए, पहली बात आप कह रहे हैं हम देते हैं, आगे देता है जिसको हम दे रहे हैं टैक्स, वो सरकार को टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी। राकेश कुमार सिंह की एक रिपोर्ट है, यहीं से अपनी बात पूरी करेंगे। राकेश कुमार सिंह, संसद भवन से लाइव। ओवर टू यू राकेश। 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट और यहाँ पर आप देख सकते हैं संसद भवन गेट नंबर 1। यहाँ पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्त राज्य मंत्री के साथ साथ यहाँ पर सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बजट में चाहे आम आदमी हो या खास आदमी, आखिरकार बजट में क्या है, ये सबकी निगाहें हैं। देखिए, आप यहाँ पर निर्मला सीतारमण को देख सकती हैं कि साफ तौर पर जो अब गेट नंबर 1 से सीधे जो है संसद भवन में जाती हुई सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नौकरी पेशा वर्ग हो या किसान हो या आम आदमी या कॉर्पोरेट जगत, सबकी निगाहें टिकी हुई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वित्त मंत्री हैं अपने एमओएस के साथ जो है आप लाल कलर की साड़ी और लाल जो है कलर के टैब यहाँ लिए हुए, तो अब से कुछ देर बाद जो है आम बजट पेश करेंगी। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो, इस पिटारा में क्या है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। ठीक है, तो राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट देख रहे थे इस वक्त हम। राकेश कुमार सिंह संसद से रिपोर्ट कर रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहुंचने की। राशिद, आपने देख लिया, पहुंची, इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग हो रही है जिसमें मंजूरी लेंगी और फिर उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो आप पूछ रहे हैं। और मुझे अच्छे से पता है कि आपके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को ये इंतजार है कि भाई
निर्मला सीतारमण शेरो शायरी का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। पिछले कई सालों में, पिछले कई दशकों में इस तरह का एक ट्रेंड चला है। जब वित्त मंत्री जब शायराना अंदाज में कई बातें संसद भवन के अंदर करती हैं। नोएडा हम चलेंगे, लेकिन पहले अब निजी अपनी बात आप पूरी कर लें। दो चीजें होती हैं, पहले तो मुझे सस्ता घर नहीं मिलता, अगर किसी भी तरह से मैं घर ले लेता हूं तो जो बिल्डर होता है परेशान अभी भी करता है, हालांकि रेरा आ गया है, लेकिन अभी भी बिल्डर परेशान करता है। यानी देर में घर मिलता है उसका एक अलग रोना है, सस्ते में घर नहीं मिलता उसका अलग रोना है, सस्ते में होम लोन अब मिलता नहीं उसका एक अलग रोना है। ये रोना कुछ कम होगा क्या? बिल्कुल ये होना चाहिए। देखिए सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी स्कीम्स लेके आए हैं, लेकिन जो सस्ता घर और इंटरेस्ट रेट की बात आप कर रहे हैं, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग इस कंट्री में नहीं आएगी तो जो मिडिल क्लास का अपना घर का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और एक और बात इसमें बड़ी आपको बताना चाहता हूं, जब आप नई घर खरीदते हैं तो उसमें हम नया सामान लेते हैं, ऐसे ही कंट्री की कंज्यूमरिज्म बढ़ता है, ऐसे वो नया फ्रिज लेगा, टीवी लेगा, वॉशिंग मशीन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। पूजा भी मेरे साथ जुड़ी है ग्राउंड जीरो से। पूजा का हम रुक कर लेते हैं। पूजा, हालांकि बजट तो तैयार हो चुका है, आधे घंटे में वो टेबल भी किया जाएगा निर्मला सीतारमण की तरफ से, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशन तो अंजलि हमेशा हर बार लोगों की हाई रहती है और उनका ये मानना होता है कि इस बार उनके लिए बजट में क्या होगा। ये साल चुनावी है, 2024 चुनावी है, तो बजट भी चुनावी होगा। अब लेकिन देखना ये होगा कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट की अगर हम बात करें, पिछले 3 अगर स्पीचेस की बात कर ले या रिपोर्ट्स की हम बात कर ले, तो वो कितनी जो है जमीन पर उतर पाई है, कितनी ग्रोथ हुई है, वो एक देखने वाली बात थी। लेकिन अब की बात करें तो इस बार का जो आर्थिक सर्वे सामने आया है, क्या उस आर्थिक सर्वे के हिसाब से इंडिया जो है रफ्तार के साथ जो है पकड़ पाएगा विकास की गति को, ये देखना होगा। इस पर बात करने के लिए तपन भारती हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उसके अलावा हमारे साथ जो है गिरीश जी हैं और अतुल जी हैं, सीए हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। तपन जी, यहाँ पर बात करें, आपको क्या लगता है, अगर हम पिछले 3 बार की बात करते हैं, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से विकास गति नहीं हो पाई है, इस बार की जो है आई है सर्वे रिपोर्ट, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट, उसको देखकर आपको क्या लगता है? कोरोना काल निकल चुका है, यूक्रेन के युद्ध की बात करें, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा होगा। क्या इन सब चीजों से निकलकर भारत की आर्थिक रफ्तार आगे बढ़ेगी? देखिए, सबको पता है कि कुछ ही मतलब दुनिया जो है आर्थिक मंदी के कगार पर खड़ी है और 1/3 जो देश हैं वो इसके चपेट में तो आ ही जाएंगे। तो भारत के लिए भी एक खतरा तो मंडरा रहा है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे कोरोना है, कोरोना के अलावा महंगाई है और उन दिक्कतों से निकल चुका है जी। उन दिक्कतों तीन तरह की समस्या, महंगाई, यूक्रेन युद्ध और ये जो महामारी जो फैली थी, इन तीनों के बीच में भारत का एक जो रिपोर्ट आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, लेकिन देखना होगा कि आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं। टैक्स स्लैब की बात करें, आम आदमी को यही लगता है कि टैक्स स्लैब जो है वो कम होना चाहिए, जो है भी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास भी एक दायरा है जिसमें वो तमाम लोगों के लिए करेंगे। हमारे साथ कंचन न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ शक्ति भी इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारियों के साथ शक्ति, आपका रुख कर लेते हैं। पटना में क्या उम्मीदें लगा रहे हैं लोग, क्या लोगों के दिल में है इस बजट को लेकर? शक्ति। देखिए, पटना में लोग हैं और बजट को लेकर जो है काफी उत्साहित हैं इन लोग। आइए उनसे बात करते हैं, आखिर क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस बार बजट से? इस बार बजट से जो उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि महंगाई तो एकदम अपने चरम पर पहुंच गया है। तो सरकार से हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ तो थोड़ी राहत करे। हर चीजें महंगे हो गए, दाल से लेकर के राशन तेल तक। एक आम आदमी जो है, एक अगर मान करके चलिए कि जो अगर सरकार एवरेज इनकम की जो बात कर रही है कि ठीक है कि एवरेज इनकम जो है 30 से 35 हजार रुपए के करीब में है, लेकिन उससे उसका बजट नहीं हो पा रहा है। आपको क्या उम्मीदें हैं? हम लोग को तो उम्मीदें है कि जैसे मेक इन इंडिया युवाओं के लिए काफी है, तो सरकार मेक इन इंडिया पे ध्यान दे, एजुकेशन पे ध्यान दे और युवाओं को रोजगार पे ध्यान दे। सरकार से हम लोग को काफी उम्मीद है इस बार।
कुछ और युवा हमारे साथ हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोग? जैसे कि 2014 से पहले 2014 के बाद टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस बार मेक इन इंडिया की टैक्स स्लैब की पटना के युवा सीधे सीधे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मैं रवि का रुख करूंगा। रवि हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि, पटना के युवा इस वक्त मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, आमदनी की बात कर रहे हैं। लखनऊ का युवा, लखनऊ का आदमी, लखनऊ के लोग क्या चाहते हैं? चलिए शक्ति का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। इस बीच आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि संसद भवन पहुंच गए। शक्ति, बातचीत जारी रखिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं बजट में क्या उम्मीदें हैं उनसे। आइए, क्या उम्मीदें हैं? आप लोग तो किचन भी करती हैं। यस सर, उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि किचन का तो सारा हम लोग का बजट ही हिलकर रह गया है। तो तेल भी हमारी उतनी ही महंगी हो गई है, दाल भी तो उतनी ही महंगी हो गई है। तो आम लोगों के तो थाली से मतलब कि दाल गायब ही हो चुके हैं। तो हम लोग को तो उम्मीद यही है, थोड़ा सा हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो थोड़ा सा महंगाई और। वित्त मंत्री एक महिला है और आप लोग भी महिलाएं, तो उनसे और यस सर, उनसे तो उम्मीद हम लोग को जाहिर सी बात है बहुत सारा ही है, लेकिन देखिए कितनी हम लोग की उम्मीद पे खरी उतरती है वो। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं मोदी से। इस बार तो बजट से हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, और खासकर महंगाई के मुद्दे पर इस बार उम्मीद करते हैं कि कुछ इसमें मीडियम क्लास फैमिली में। और अभी हम लोग कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, समझ पा रहे हैं आप लोगों से उनकी राय जानिए, क्योंकि लोग लगातार अपनी राय बता रहे हैं, इस बजट को लेकर उम्मीदें बता रहे हैं। शक्ति हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तमाम और संवाददाता जुड़े हैं, हमारे साथ कंचन न्यूज रूम से, आउटडोर स्टूडियो से भी हमारे साथ तमाम लोग। शक्ति हमारे साथ इस वक्त पटना से बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे जा रहे हैं। हमारी कवरेज लगातार जारी है इंडिया न्यूज पर। और बड़ी उम्मीद है इस वक्त, अब से कुछ देर बाद यानी करीब आधा घंटे बाद बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं इस वक्त, क्योंकि वो संसद भवन पहुंची थी, कैबिनेट की मीटिंग हुई, इसमें बजट को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की मीटिंग में बजट को मंजूरी दे दी गई। थोड़ी देर में पेश होगा ये बजट। और मेरे साथ आउटडोर स्टूडियो से राशिद लगातार इस वक्त जुड़े हुए, राशिद और अंजलि इस वक्त जुड़े हुए। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट आने वाला है। आपसे 27 मिनट का इंतजार करें। पैनलिस्ट यहां पर चेंज हो चुके हैं। डॉक्टर राम गोपाल मेरे साथ में इन एडिशन आ चुके हैं। इसके अलावा सीपी शर्मा जी हैं, अंशुमन जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट मेरे साथ में हैं, और इसके अलावा सुभाष चौधरी जी हैं। सुभाष चौधरी जी, इस सेशन की शुरुआत मैं आपके साथ ही करना चाहूंगा। 2022 में सरकार ने ये कहा था किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हुई क्या? देखो, दुगनी नहीं हुई है, केवल आंदोलन बढ़े हैं देश में। उसके बाद में जो आज का कॉन्सेप्ट है आपका, बोले बजट, ये नेता ही बोल रहे हैं, बजट ना बोल रहा जी। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है किसानों की 2022 के बाद में ये सरकार कहती है फर्टिलाइजर सब्सिडी दी, सरकार ये कहती है उज्ज्वला दिया, सरकार ये कहती है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पे 6,000 रुपए सीधे दे दिए हमने। तो ये नहीं देख रहे कि उर्वरक पे जितना, रसायन पे जितना इन्होंने जीएसटी लगा दी, और बिजली इतनी महंगी और डीजल इतना महंगा कि सिंचाई करना। 5 चीजें क्या चाहते हैं आप इस बार के बजट से? किसान क्या चाहता है, 5 चीजें बताइए। देखो, किसान चाहता है कि उसकी जो भी खेती में जो भी अनाज पैदा हो उस पर एमएसपी गारंटी कानून बन जाए। ठीक है जी। उसके बाद में बिजली मुफ्त की जाए उनकी। ठीक है। पेमेंट उनकी सही हो। ठीक है। तो ये चीजें पे किसान निर्भर है, वो चीजें नहीं मिल पाती। लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट, ठीक है, बहुत तेजी में सभी के साथ में जाना चाहता हूं मैं। लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट, चूंकि आप डिफेंस के जानकार हैं, आप रक्षा मामले जानते हैं, हिंदुस्तान में आज की तारीख में 3 अलग अलग फ्रंट पर चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी है, एलएसी पर भी है, एलओसी पर भी है। पूर्वी लद्दाख जाते हैं, चाइना में है। इधर आप ईस्टर्न सेक्टर आते हैं तो चाइना में है। एलओसी की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान आके तरेता है, पाकिस्तान दगाबाजी करता है। डिफेंस बजट में क्या क्या बढ़ना चाहिए? हालांकि डिफेंस को लेकर के आज की तारीख में भारत मेक इन इंडिया की तरफ भी बढ़ गया है और आत्मनिर्भर भी होने लगा, लेकिन इसके अलावा और थोड़ा है, कितने की जरूरत है डिफेंस में? देखिए, ये फिगर्स तो, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्टर जनरल इंडियन स्पेस एसोसिएशन के तौर पर आया हूँ, तो क्या एग्जैक्ट फिगर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तीनों फोर्सेस ने दिए हैं उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। पर ये जरूर है कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अब आत्मनिर्भर हो रहा है और
हम एक नेट इंपोर्टर से अब एक्सपोर्टर बन रहे हैं। पिछले साल पहली बार भारत ने काफी क्वांटिटी में और काफी अमाउंट का एक्सपोर्ट किया है और ये एक्सपोर्ट ही बढ़ेगा, जिससे कि यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में अब वो वक्त भी आने वाला है जब हमें राफेल के लिए फ्रांस नहीं जाना पड़ेगा, चिनूक के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, अपाचे के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मिराज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ हिंदुस्तान में। यही कहना चाहते हैं और फिर लोकल बिल्कुल। फॉर वोकल को भी ये इसमें ऐसा जोड़ते हैं। होने में कुछ समय तो जरूर लगेगा, पर ऐसा होना बहुत जरूरी है। ये वक्त का तकाजा भी है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब हैं, हेल्थ सेक्टर को लेकर के बात आपको करनी चाहिए। अंजलि। बिल्कुल सर, हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो हमने देखा है कोरोना काल में किस तरह से जो असलियत है वो सामने आई है। तो क्या हेल्थ सेक्टर पर अब बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है? क्या हेल्थ सेक्टर को जो बजट अलॉट होता है वो बढ़ना चाहिए? हेल्थ केयर सेक्टर के जो बजट्स हैं, ये तो एक मेन चैलेंज है ऑब्वियसली कि बजट आएगा तो उससे चीजों को ग्रोथ मिलेगा। ऐसे मेक इन इंडिया में काफी सारे बाहर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तस्वीरों में, और ये तस्वीरें लगातार राष्ट्रपति पहले ही बजट को मंजूरी दे चुकी हैं। बजट की कॉपीज हम लगातार दिखा रहे थे जो संसद भवन पहुंच गई हैं। सीधे चलते हैं अब इस वक्त रवि हमारे साथ। इस बीच हम संसद भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, रवि भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रवि, हम अलग अलग जगह अपने संवाददाताओं से लगातार बात कर रहे हैं बजट की उम्मीदों को लेकर। लखनऊ किन उम्मीदों पर इस वक्त टिका हुआ है, रुका हुआ है? रवि, बात कह रहे हैं, उनको उम्मीदें हैं, कुछ परेशान भी हैं। ये इंडस्ट्रीज और जो बेरोजगारी की समस्या है दूर कैसे हो? और रवि से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जयपुर में विष्णु भी मौजूद हैं, गुलाबी नगरी में विष्णु मौजूद हैं। विष्णु, जयपुर के लोगों की क्या उम्मीदें हैं? थोड़ी देर में बजट पेश होने वाला है। देखिए, तमाम वर्ग के लोग मेरे साथ हैं, उनसे सीधे जानेंगे क्या उम्मीद है आपको। भाई साहब, क्या उम्मीद है आपको बजट से? बजट से ये उम्मीद है कि एक तो महंगाई से जनता जो त्रस्त है उसके ऊपर थोड़ा लगाम लगाए सरकार। हर पेट्रोल पे, डीजल पे, खाने पे, सब चीजों पे महंगाई बढ़ रही है, उस पर ध्यान दे। कर्मचारियों का मुद्दा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, उस पर ध्यान दिए। और जो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का मुद्दा चल रहा है एनपीएस ओपीएस का, तो मैं केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि ओपीएस लागू करे जो जनता को राहत ठीक है। मैं रवि का भी रुख कर लेता हूं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, वहां लोग क्या चाहते हैं, बजट से क्या उम्मीदें हैं? सरकार ने उत्तर प्रदेश में ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का जी क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? आज के बजट से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मॉडल को बहुत सी उम्मीदें हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि देश की वित्त मंत्री जी देश के व्यापारियों के व्यापार को बचाने के लिए, क्योंकि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से व्यापारी बहुत परेशान है, तो ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी आज घोषणा की जाएगी, रिटेल ट्रेड के लिए पॉलिसी घोषणा की जाएगी, साथ ही साथ बाजारों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए देश के सभी प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना शुरू की जाएगी। व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपए का दिया जाएगा। ऐसी उम्मीदें हम लोग आज करते हैं। जीएसटी को सरल बनाया जाएगा और तमाम ऐसे विषय जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको कम किया जाएगा। 10, 20, 30% का स्लैब बहुत ज्यादा है। ये एक चिंता की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में मात्र 2 से 2.5% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। तो हम लोग इस बात की उम्मीद करें कि आज इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा परिवर्तन आएगा। अचानक से बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ी हुई है, हर तरफ रोजगार की मांग हो रही है। व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो रोजगार देता है लोगों को, और इनकी क्या उम्मीदें, क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो पूरे देश को सबसे ज्यादा रोजगार देता है। ठीक है, व्यापारी क्योंकि देश को रोजगार देते हैं, व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं। मेरे साथ लगातार इस वक्त राशिद जुड़े हुए हैं। खुद झेली है, लेकिन सर अगर 6,000 की चीजें अगर नहीं आपको दी जाती है तो टेक्नोलॉजी आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं सरकारी, एक मिनट अंजलि, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर मुझे बहुत सस्ती 1000 रुपए की एंजियोग्राफी मिल रही है तो वो ठीक नहीं है, और मैं मल्टीनेशनल्स में जाऊं वो ठीक है? आप ये कहना चाहते हैं? क्वालिटी की बात कर रहा हूं। जहां पे आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप इक्विपमेंट का जो और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वही बताने का आपको कोशिश कर रहा हूं। जब अगर जीएसटी इनपुट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर 1 करोड़ रुपए पर बेड पड़ता है तो हमारे 1 करोड़ 18 लाख रुपए पड़ता है। आखिरी सर, ये जायज है क्या कि बहुत बार क्या होता है इलाज भी हो जाता है और इलाज छोड़ दीजिए है, उनको बिठा के उसके बारे में हम सारी चीजें बताएंगे। अगर बगैर बजट देखे अंदाजे पे बोलना ठीक नहीं रहेगा। अब आप थोड़ा इंतजार कीजिए दोपहर तक, तो सारी बातें बजट होनी चाहिए जो आम जनता को राहत। नहीं, देखो, उम्मीद हम उनका रिपोर्ट देखने के बाद कैसा होना चाहिए था, कैसा है, ये हम बता देंगे। अब तो जो
जैसा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ उसमें तो कुछ नहीं दिखा है। देखेंगे अब उनका जलवा इसमें बजट में क्या है, उसके बाद देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जैसा आया सर, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें क्या नहीं देखेंगे, ये देखो सारी चीजें डिटेल चीजें मिलने के बाद ही मैं उसको रिएक्ट कर सकता हूँ या मेरे पार्टी की ओर से हम रिएक्ट कर सकते हैं। बगैर मिले बोलना उतना उचित भी नहीं रहेगा। अच्छा लगा सर, आज आप बाइट दिए। थैंक यू सो मच सर। आपको फाइट हुई बहुत बड़ी बात है। तो वो चाहे तो वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। किसान को इलाज सस्ता मिलता है? कहीं सस्ता नहीं है जी। अच्छा, कोई इसका इलाज सस्ता नहीं है। किसान तो इलाज में देखा नहीं कोरोना टाइम में। रकबा बढ़ा या घटा? बहुत ज्यादा। किस चीज का जी? खेती का, किसानी का? घटा है। घटा है। दूसरा ये बताइएगा, क्या अभी भी डिपेंडेंसी यानी निर्भरता इसी चीज पर है कि सूखा हो गया तो उसके बाद हम परेशान बैठे रहेंगे, बाढ़ आ गई तो परेशान बैठे रहेंगे, ओले गिर गया तो परेशान बैठे रहेंगे, कोई गारंटी नहीं होती? वो कोई गारंटी नहीं है और कागजों में है सारी, जमीन पर कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो वादा किया था सरकार ने 2022 तक की आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, हुई नहीं हुई? तो क्या इस बार आज इसी के लिए बैठे हैं। 2022 के बाद में 23 है और बिल्कुल टकटकी लगाया बैठा किसान। और ये टकटकी बिल्कुल। जनरल अजय भट्ट, ए के भट्ट, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट, एक और मेरा सवाल है। हम उस जगह पर, उस दोराहे पर आकर के खड़े हो गए हैं जहां पर अग्निवीर का पहला बैच हमारा तैयार है। क्या अग्निवीर जैसे कुछ और भी फैसले, हालांकि अग्निवीर को लेकर के आपको पता है कि बैकलैश भी थोड़ा झेलना पड़ा था, क्या था मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अग्निवीर जैसे कुछ और भी फैसले साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम अलग अलग हमारे साथी अलग अलग जगह से बजट के ऊपर ये लाइव कवरेज दे रहे हैं। रचना भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। रचना, बजट को लेकर आपके पास क्या जानकारी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर राजीव आज पूरे देश की निगाहें हैं। थोड़ी देर पहले का अपडेट है कि जो बजट की कॉपीज हैं वो संसद भवन पहुंच गई हैं। निर्मला सीतारमण अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुकी हैं और अब बस चंद पलों का इंतजार और है जब देश के सामने पूर्ण बजट पेश हो जाएगा और लोगों को मालूम हो जाएगा कि उम्मीदें किस हद तक पूरी हुई हैं और क्या कुछ उम्मीदें सरकार ने पूरी की हैं, राहत दी है या फिर आफत आ गई है। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं वहां से मेरी नजर से जरा राजीव देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ ओखला मंडी नजर आ रही है। ओखला मंडी जहां लोगों की भीड़ है, यहीं पर किसान भी आते हैं, अपनी सब्जी को देकर जाते हैं। यहीं पर वो आम लोग भी आते हैं जो 4 पैसे बचाने के लिए फ्रेश सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो सब्जी विक्रेता भी हैं जो बढ़ती महंगाई का हमेशा हमारे सामने बखान करते हैं और बताते हैं कि जब सब्जी पीछे से महंगी आ रही है तो महंगी तो देखिए आपको भी मिलेगी। इधर ही रेलवे ट्रैक मुझे नजर आ रहा है। अभी ट्रेन यहां से गुजरी थी। रेल में क्या कुछ सरकार राहतें देने वाली है, रेल सुविधाएं कितनी बेहतर करने वाली है। कल ही बताया गया था कि जो दुर्गम क्षेत्र है वहां भी रेलवे लाइन पहुंची है। ऐसे दुर्गम इलाकों में भी ट्रेन पहुंची है, ट्रेन की सेवा लोगों तक पहुंची है। ट्रेन की बात यहीं से मैं कर रही हूँ, सब्जी मंडी की यहीं से बात कर रही हूँ। यहीं से थाली तैयार होती है, सब्जी फल सब यहीं पर मिलते हैं। साथ ही मैं यहीं से देख रही हूँ हाई राइज बिल्डिंग भी मुझे नजर आ रही है। मतलब सस्ता घर क्या लोगों को मिल पाएगा, क्या आमदनी बढ़ पाएगी, क्या सेविंग बच पाएंगी, क्या घर की थाली सस्ती हो पाएगी, आटा दाल चावल सब्जी फल ये सब सस्ता हो पाएगा। ट्रेन अभी यहीं से गुजर रही है। मैं कहूंगी कैमरामैन दिखा दे, ट्रेन यहीं से गुजर रही है। ट्रेन की हालत और ज्यादा कितनी सुधरेगी, आम लोगों को राहत क्या मिलेगी, ये सभी बहुत बड़े सवाल हैं। ये बेसिक जरूरत है। आम लोगों से हम बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 25 रुपए से 35-40 रुपए प्रति किलो आटा मिल रहा है। आटा वो जरूरत है जो हर घर की जरूरत है, हर थाली तक पहुंचता है। सब्जी जो हर घर में बनती है। दालें अवॉइड की जाती हैं क्योंकि दालें बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों में बढ़ गई हैं। विपक्ष भी यही कह रहा है। बेरोजगारी दूर कैसे होगी? और इन सब सवालों का जवाब, इन सब सवालों का जवाब अब से ठीक 17 या 18 मिनट बाद मिल जाएगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण में पता चल जाएगा कि कितनी राहत मिल पाई है। लेकिन जयपुर चलते हैं। जयपुर से विष्णु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। विष्णु, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो लोगों से बात करें। गुलाबी नगरी क्या चाहती है इस बजट से? देखिए, क्या राजस्थान इस बार क्या चाहता है बजट से? आप सीनियर सिटीजन है, क्या उम्मीदें हैं आपको? राजस्थान में स्टेट के लिए भी बजट दिया जाना चाहिए। रिंग रोड का जो काम चल रहा है उसके लिए भी जो है टाइम से बजट दे तो उसका काम पूरा हो। और जो है नौकरी पेशे वाले लोग इस बार क्या चाहते हैं बजट से? नौकरी पेशे वाला तो यही चाहेगा भाई साहब कि अपना कम से आयकर के अंदर अपन को छूट मिले। जितना अपन लोग कमाते हैं उससे चलिए ठीक है, सभी के लगातार इलेक्शन आ रहे हैं, तो टैक्स चलते हैं, हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं।
लखनऊ में रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या उम्मीदें वहां पर आपको दिखाई पड़ रही हैं? लोगों से लोग क्या सोच रहे हैं वहां पर? देखिए मेरे साथ एक महिला भी मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या उम्मीद करती है इस बजट से? उम्मीद तो इसी से है कि इस बार शायद मासिक बजट आना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी बजट आया वो मासिक नहीं आया और फ्यूचरिस्टिक की बजट्स आए हैं, जिसमें कि इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग हो और इंफ्रा ग्रोथ के बारे में ही हुआ है अभी तक जो भी हुआ है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना मजबूत अच्छा है, लेकिन जो हमारे सिटीजन्स हैं अगर वही खुश नहीं रहेंगे, उनको वही संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर जीएसटी कम कर थोड़े से कुछ कम हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज और आए तो जिससे कि सर्वाइवल आसान हो जाए, तभी आगे ये सब चीजें अच्छे से हो पाएंगी। तो मासिक बजट आना बहुत जरूरी है, जिसमें हम लोगों को राहत हो सके। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए थे लोगों के, उसको बेहतर करने की कोशिश हो रही, क्या लगता है क्या उम्मीदें रहेंगी इस बजट से? ठीक है, हमारे साथ रवि, हमारे साथ इस वक्त राशिद भी आउटडोर स्टूडियो से लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। राशिद, जो गुमटी वाले हैं, जो चाय वाले हैं, उनकी रिकवरी हुई है क्या? इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोविड का टाइम था, बिजनेस को बहुत मार पड़ी है, बिजनेस का बहुत नुकसान हुआ है। इसके बाद जीएसटी जैसे ही लॉन्च हुआ, जीएसटी के लिए समझने में हमें 2 वर्ष लग गए, लेकिन अब जीएसटी क्योंकि इनपुट हमें समझ में आने लग गया, इनपुट का बेनिफिट मिलने लग गया, तो इसलिए अब चीजें पटरी पे धीरे धीरे आ रही हैं, धीरे धीरे बिजनेस स्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे बिजनेस हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं। पिछले समय से हम लोग बिजनेस हम डबल कर पा रहे हैं। बिजनेस अच्छा हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो अगर मैन्युफैक्चरर्स के बीच आप जाकर उनसे बात करेंगे तो यही सुनने में आता है कि बहुत मंदी है, बाजार में काम ही नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बड़ी सारी स्कीम्स बनाई है जिसके वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। एंड मैं आपको बताता हूँ, फेरा फेमा में भी कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए हैं, जिसके वजह से आज एक हिंदुस्तान का बिजनेसमैन हर देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है और एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। तो ये जो चेंजेस हैं, बहुत दिक्कत आती है सर, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। अगर मैं सोचूं मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी तो क्या उतना आसान ये प्रोसेस है? नहीं है सर। नहीं, मैं आपको एक बात, अंजलि बिजनेस शुरू करने वाली है क्या आप? बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगा आपको। ईज ऑफ वर्किंग सरकार की जो स्कीम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया सरकार ने, लेकिन धरातल पर, जमीनी स्तर पर नहीं। बिल्कुल, देखिए निवेश मित्र, आप कोई भी आप ऐप खोलिए, उत्तर प्रदेश सरकार निवेश मित्रा के थ्रू ऑनलाइन लोन मिलना कितना मुश्किल होता है, या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इन सब में कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं हम जानते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। बस एक मिनट, अस्पताल और डॉक्टर मरीज फ्रेंडली कब होंगे सर? इसमें दोनों की तरफ से आवश्यकता है, सरकार को भी काम करने की आवश्यकता है सर। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है सर, जिसमें कुछ पैनल्स हैं, जैसे सीजीएचएस। ठीक है, हमारा लगातार डिस्कशन जारी है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट के पहले बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं तमाम एक्सपर्ट्स में, उसको हम लगातार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं इस डिस्कशन के जरिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए इस वक्त रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बहुत थोड़ी देर में ही बजट पेश होने वाला है। और अब से कुछ 14 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन बड़ी खबर हम इस वक्त बता देते हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त की, कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी, अब थोड़ी देर में ही बजट सबके सामने होगा, संसद में पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति पहले ही बजट को मंजूरी दे चुकी हैं और हमारे सहयोगी राशिद इस वक्त लगातार एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। राशिद, अस्पताल कहाँ है आपका? हर सर, हम लोग बिहार में काम करते हैं, झारखंड में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। और आपको बताता हूं सर, 4 साल या 5 साल पहले जिस किसान को या कॉमन आदमी, केवल किसान को क्यों कहते हैं, जो और रिक्शा पुलर हैं और छोटे छोटे जो लोग हैं, उनको इलाज कराने की जो शक्ति नहीं थी, अब वो जाकर छोटे छोटे नर्सिंग होम और प्राइवेट में जाकर आयुष्मान भारत का इलाज करा रहे हैं। और मैं सर आपको बताता हूं, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं सर, हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। सुनिए इनकी, सुनिए। पलकटी ले रखी है सबने, एक बार किसान पहुंच जाए, वाकई 1 बीघा जमीन बिक जावे एक छोटे से इलाज में। चलिए, तो आपस की आप दोनों की बात हो गई। अब आप ये बता दीजिए, जब चंद आखिरी मिनट बचे कि सरकार से क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? भाई हम ये चाहते हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था 2022 में आपकी आय दोगुनी होगी, आज हम
उस घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार में सद्बुद्धि आएगी और आज 2023 और 24 के लिए जिनको कहा गया था कि 2022 में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार कहती है ये ब्रेक लग गया। कोरोना नहीं आता तो आज आपकी आय भी दुगनी होती और जो वादे किए गए थे वो पूरे होते। देखिए, हमें ये चीज भी सोचनी चाहिए कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर और देशों की बात करें तो हम फिर भी स्टैग्नेंट है, एक डिसेंट रेट पे हमारी ग्रोथ हो रही है। सर सुनिए ना, जब मेरे जेब में पैसे को लेकर के ना कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती। You're right. जब मुझे सुविधाओं की बात आती है ना तो कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती है। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई फला के जेब में कितने पैसे हैं, फला देश में कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने हैं, मेरे पास हैं या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों शर्मा जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अपनी बात आप जल्दी पूरी कर लें, उसके बाद फिर शर्मा जी रिबट करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बैकफुट पर है, फ्रंट फुट पर आना चाहते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब। हाँ। डेयरी के लिए, ठीक है नहीं सर, ये किसानों के लिए, डेयरी डेवलपमेंट के लिए बड़ी स्कीम्स बनाई है एनसीडीसी। चलिए सुभाष जी काफी पैसा देता है सुभाष जी, आ जाइए। जो लोग डेयरी खोलना चाहते हैं, आम किसान अगर चाहे तो डेयरी खोल सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उसके लिए लोन देता है। अब डोंट बस एक मिनट अंजलि, एक मिनट, डोंट फील बैड अंशुमन, यू आर लुकिंग डैम डैशिंग, करेक्ट, यू आर डैम डैशिंग ऑन स्क्रीन अपीयरेंस में, लेकिन जब बात किसान की आती है ना, वो अपने चीथड़े कपड़ों की ओर देखता है और फिर देख करके बात करता है। वो ब्रॉच, महंगे ब्रॉच नहीं देख पाता, वो क्या होता है, क्रेवेट्स बोलते हैं ना, वो क्रेवेट्स नहीं देख पाता, वो बड़े जो महंगे महंगे सूट होते हैं वो नहीं देख पाता। क्यों सुभाष जी? भाई साहब, ये स्थिति है किसान की। अगर किसान, सुनिए, फसल अगर आज की डेट में मूंजी लग रही, मूंजी को 1 किलो मूंजी बेचने के बाद में अगर किसान उसका कर्ज चुकाने के लिए 1 बीघा जमीन बेच रहा है, जब जाए वो मूंजी पैदा कर रहा है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसान के लिए क्या होगा? कैसे फिर चीजें बेहतर होंगी? किसान बेचेगा भी और फिर आत्महत्या भी करेगा, उसको पैसा भी नहीं मिलेगा, कैसे होगा? देखिए, कुछ नियमों में जरूर सरकार को बदलाव करना चाहिए। किसान को एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिलना चाहिए। किसान के प्रोडक्ट को आम आदमी में और मंडी से डायरेक्ट जोड़ना चाहिए। किसान की जो प्रोडक्शन है उसको एश्योर करना चाहिए। सरकार ने कहा कि आपको भैया हम मंडी से जोड़ देंगे, आप हरियाणा के हैं जाकर के कन्याकुमारी में बेचें, तो आपने कहा नहीं भाई हम तो सड़क पर बैठ जाएंगे। पास नहीं हो पाए, ये भी बात है, आपको भी तो माननी पड़ेगी ना। विडंबना है हमारी, पास नहीं हो पाए। हमारे इन्होंने कहा कि भाई हम आपकी जो फसल है उसको आप किसी भी स्टेट में बेच सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है, फिर भी चलान कट रहे भाई, रोज खड़ी है गाड़ियां, कहीं नहीं बेच पा रहा। ये केवल कह रहा हूं, ये जमीन पे कुछ नहीं है, कागजी में सब कुछ है। स्थिति खराब है किसान की, और किसान आज भी देख लो गन्ने की पेमेंट करो रहा, धरने चल रहे। उन्होंने ठीक रखी थी, इससे पहले वाली सरकार ने स्थिति ठीक रखी थी। पिछली बार जो हमने आंदोलन किया, 13 महीने के आंदोलन में हमें वो चीज मिली। सरकार केवल इतनी बैकफुट पे आई कि जो वो लाई वो वापस ले लिया, ना कि कुछ दिया। बता दो कुछ दिया? शर्मा जी, एक और बात, शर्मा जी एक और बात, क्योंकि अब हम प्री बजट सेशन के बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट में हैं, ठीक 6 या 7 मिनट के बाद में बजट भाषण शुरू हो जाएगा। एक बात और भी मुझे समझाइएगा कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या क्या पिटारे से निकलने की उम्मीद है, एक बार क्विक रैप अप में बताएं, फिर मैं सभी की विशलिस्ट एक एक करके, मुझे ऐसा लगता है सभी की विशलिस्ट फिर हम ले लेंगे। जी सर। मुझे लगता है इस बार के बजट में डेफिनेटली आम आदमी के लिए कुछ अच्छा होगा। इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस होंगे, कम से कम हम मानते हैं जो 2.5 लाख का मिनिमम था वो 3.5 लाख होगा, और जो 7 लाख तक जाएगा स्लैब में आएगा। अगर 2.5 का 3 लाख हो गया और किसी की सैलरी अगर 50,000 है, हर महीने कितने बचेंगे, एक अंदाजे से बताइएगा। देखिए, 50,000 हर महीने अगर सैलरी है तो उसकी 6 लाख रुपए साल की आय हो गई। ठीक है, 6 लाख रुपए साल की आय होती है, तो उसको जो स्लैब में आएगा उसको 10% मैक्सिमम उसकी। कितने पैसे बचेंगे? 500, 600, 200, 300, कम से कम 2,000-1,500 रुपए महीना बचने चाहिए। 1500 इन्होंने बताया। अंशुमन जी, चूंकि आखिरी चंद मिनट अब बचे हैं, क्या क्या निकलने वाला है पिटारे से, क्या उम्मीद? देखिए, उम्मीद तो ये है कि जितने अपने लोग हैं सभी को बेनिफिट्स मिलने चाहिए इनकम टैक्स स्लैब में। दूसरा, जैसे महिलाओं का ध्यान रखा गया है, वो इवेंचुअली बहुत जरूरी है, बिकॉज ताकि महिलाएं आगे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ सकें। स्टार्टअप इंडिया के जो प्रोग्राम हैं उसके मुताबिक जितने बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो आगे ग्रो कर सकें। अंशुमन, इसके अलावा एक इन एडिशन, चूंकि हमारी बात अधूरी सी रह जाएगी अगर हम रेलवेज की बात ना करें। 2017 में चूंकि रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों को मर्ज किया गया, 2016 तक रेलवे बजट अलग से आता था। भारतीय रेलवे को कई चीजें मिलनी बेहद जरूरी हैं, क्योंकि रेलवे के साथ में जुड़े हैं पैसेंजर्स और रेलवे के साथ जुड़ा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोजगार।
तो चूंकि एक विजन है मोदी सरकार का जो बड़ा अच्छा है, जिसकी मैं तारीफ करूंगा, वंदे भारत एक सक्सेस स्टोरी है। क्या आने वाले दिनों में शताब्दी को या राजधानी को भी कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत? आने वाले वक्त पे आप देखिए, इसमें रेल मंत्रालय और जो अपना टूरिज्म मंत्रालय है, ये दोनों काम कर रहे हैं। एंड उन्होंने ऐसी डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम्स बनाई हैं जिसमें बेसिकली प्राइवेट कंपनीज भी बेसिकली जो ट्रेन्स हैं वो प्राइवेटली इंफ्रास्ट्रक्चर आगे डेवलप करके उसको मच बेटर बना के। सस्ता चाहिए आपको? सस्ता आपको क्या चाहिए? और क्या बजट चुनावी होगा? सर हम तो सस्ता क्या चाहिए? हेल्थ केयर में रिसर्च पे चाहते हैं कि सरकार इस पे कुछ बजट एलोकेट करे। ये तो बोल दो ना सर कि मेरे लिए इंजेक्शन का फॉयल सस्ता कर दो। सर वो सारी चीजें टेक्नोलॉजी, दवाई सस्ती कर दीजिए। डॉक्टर की कंसल्टेंसी सस्ती होनी चाहिए या नहीं? भाई उसमें तो कोई पैसे नहीं लग रहा है ना। एक बार पढ़ाई कर ली, 700 की बजाय 600 ले लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं 700 और 600 की बात नहीं सर, डॉक्टर ऐसे भी मिलते हैं। डॉक्टर भगवान कहा जाता है। 50 रुपए में इलाज कर रहा है सर, और 2-2 हजार भी लेते हैं। 50 रुपए की आप बात करें, कई ऐसे जिनकी कंसल्टिंग फीस 2000 है। शुरू किया एकदम ठीक कह रही हैं आप 50 रुपए वाला डॉक्टर की कंसल्टेंसी सस्ती होनी चाहिए या नहीं? पैथोलॉजी सस्ती होनी चाहिए या नहीं? सीटी स्कैन सस्ता होना चाहिए या नहीं? एंजियोग्राफी होना चाहिए या नहीं? क्या ब्लड टेस्ट होने चाहिए या फिर नहीं? पहले तो बीमार हो जाओ, उसके बाद ये ढीला कर दो। अगर आप सरकार से कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, सरकार क्या दे, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हेल्थ केयर में अभी 2 सबसे बड़ी कमी है। हेल्थ केयर में हमारे पास रिसर्च नहीं है, और दूसरा सेकंड जो हमारे पास डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बहुत कमी है। शर्मा जी, विश लिस्ट। देखिए, हमें लगता है कि डेफिनेटली जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें नियमों में कुछ सुधार होना चाहिए। इसमें भी कुछ नकेल सरकार को कसनी चाहिए, आम आदमी के लिए जी जरूरी है। हमें लगता है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर सेक्शन 12 बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट में कुछ संशोधन हुआ था, जिसके मुताबिक जितने सहकारिता बैंक है, जिससे यानी किसान जुड़े हुए हैं जिन बैंकों से, कोऑपरेटिव बैंक, किसान प्राइवेट बैंक में नहीं जाता, तो उन सबको बचाने के लिए इवेंचुअली कुछ रेगुलेशन। सुभाष जी, आपके लिए मांग रख दी इन्होंने, तो अब आप बताइए आपकी क्या मांग है और क्या चाहते हैं इस बार हो? हम ये कहते हैं कि जो जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं रासायनिक उर्वरक और किसान यंत्र और बिजली मुक्त और किसान कर्ज मुक्त हो जाए। शर्मा जी, वो गाना सुना आपने, कभी बेखुदी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, इस किसान को कभी जीएसटी ने मारा, कभी उर्वरक की कमी ने मारा, कभी सब्सिडी की कमी ने मारा, कभी लोन ने मारा, कभी सेठ जी ने मारा, वो जो उधारी देते हैं ना सेठ जी, कभी उसने मारा। कितनी मार झेलें ये बेचारे? देखिए, किसान की विडंबना है। किसान के लिए डेफिनेटली हम पूरा समाज को सोचना चाहिए। हमें सरकार को ही नहीं, हमारे सभी का कर्तव्य है किसान। सर, ये सेमिनार सेमिनार सिंपोजियम वाली बात मत कीजिए कि समाज को सोचना चाहिए। मैं तो सोच ही रहा हूँ, समाज है कौन? हम है ना समाज, आप है ना समाज। क्यों भाई सुभाष जी? बिल्कुल समाज बैठा। देखिए, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा यहाँ। देखिए, आज के समय में दोबारा से हमारी ऑर्गेनिक खेती के ऊपर सबसे पहले सरकार ने ही सोचा है। पहले ऑर्गेनिक खेती धीरे धीरे बंद हो चुकी थी। आज की डेट में गोबर धन बनाया जा रहा है, आज के दिन में नीम के उर्वरक बनाए जा रहे हैं, आज के दिन में ही जो एक्चुअल चीजें हैं जो पिछले वर्षों में हुआ करती थी वो दोबारा वापस आ रही है। सुभाष जी, एक और बात भी है, जो पंजाब का किसान है ना, वो बहुत ही मॉडर्नाइज तरीके की खेती करता है, लेकिन यूपी का किसान ऐसा नहीं करता, विदर्भ का नहीं करता, बुंदेलखंड वाला नहीं करता। क्या ये भी खाई जो है इसे भी पाटना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ ऐसा ना हर जगह की जमीन में अलग अलग खेती होती है। यूपी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गन्ने की है, आलू की है और अन्य खेती है। पंजाब है, गेहूं है और आपका चावल है, उसकी खेती ज्यादा होती है। कपास है, राजस्थान, मतलब अलग अलग। लेकिन सुभाष जी, किसान होता बड़ा मासूम है, बड़ा सीधा होता है, लेकिन तब अच्छा नहीं लगता जब कहता बक्कल तार देंगे। नहीं, बक्कल नहीं, बक्कल का हमारा जो अर्थ है ना वो ये है कि भाई बक्कल। टिकैत जी ने यही तो कहा था ना। बता तो रहा हूँ जी, बक्कल का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि बक्कल तार देने का मतलब ये है कि भाई जो सरकार बक्कल तार देंगे मतलब चमड़ी उधेड़ लेना ही तो होता है ना। यही होता है ना भाई, यही होता है ना अंजलि। हाँ, इसको ये होता है कि जो चीज चल रही है भाई, जो पिछली सरकार 70 साल तक चली वो तार दी ना। चलिए, किसानों की बात हुई, डॉक्टर और नर्सेज की कमी पर भी ले आती हूँ राशिद जी में। डॉक्टर और नर्सेज की बहुत कमी है, कैसे उसको पूरा करेगी सरकार? सरकार को ना सबसे हमारे तरफ से अगर सलाह दी जाए तो जितने मेडिकल कॉलेज हैं उस सब में पैरामेडिक्स की पढ़ाई की भी सुविधा स्टार्ट करनी चाहिए। सरकार को कंपलसरी करनी चाहिए कि अगर 150 सीट अगर आपने एमबीबीएस के ली है तो इक्वली उसके 150 पैरामेडिक्स को भी आप तैयार करो, क्योंकि पैरामेडिक्स में हो सकती है फीस कम होती हो, तो इसके चलते मेडिकल कॉलेज वाले रेडी नहीं होते होंगे उसको खोलने में। सो अगर इस इकोनॉमिक्स को अगर बैलेंस किया जाए सरकार की तरफ से और उनको कंपल्सन किया जाए तो 150 डॉक्टर के साथ मे बी 150 अगले पैरामेडिक्स भी तैयार होंगे। 10:59 हो गया है, 10:59 हो गया है। इस वक्त तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के बाद में, चंद सेकंड के बाद में बजट भाषण शुरू होने वाला है। इंडिया न्यूज ने क्या तैयारी किया, एक बार मैं क्विक रैपअप में बता देता हूं
ये इंडिया न्यूज का बजट हेडक्वार्टर है। इसके अलावा बजट ब्रेकिंग सेंटर, बजट सेंटर और बजट स्टूडियो, जहां पर बहुत ही आसान शब्दों में बजट, मैं और मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, अंजलि मुदगल, कंचन जसवानी, रचना बंसल, राजीव शर्मा, रोहित पुनेठा, इन सभी ने एक प्रॉपर रिसर्च के साथ में अपना आपके लिए तैयारियां करके रखी हुई हैं। और अंजलि हमारे प्रोग्राम्स के बारे में और डिटेल वे में बताएंगी। बिल्कुल, दिन भर ये जो खास पेशकश है वो जारी रहेगी। फिलहाल 11 बजे का ठीक वक्त हो चुका है और मुझे लगता है अब हमें संसद की तस्वीरें देखनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं संसद भवन की। 11 बजे का वक्त।